हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर की पहली वर्षगांठ है। तो वहां पर 3 दिन का एक कार्यक्रम किया गया, मतलब उत्सव टाइप मनाया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अभी योगी आदित्यनाथ जी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इसके साथ जो जैसे राजनीति चलती है उसकी भी बात। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। अब एक अयोध्या की ही मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बाकी है, जहां से जो सपा के सांसद जीते थे उन्हीं के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये रियल नाक का सवाल है और योगी जी ने तो इसको बिल्कुल हेड ऑन लिया था। मिल्कीपुर की सीट और बाकी इस उपचुनाव को उन्होंने अपने दम पर लड़ा, सारी जिम्मेदारी खुद ली। और ये जो खास तौर पर मिल्कीपुर की सीट है, इसकी जिम्मेदारी तो उन्होंने खुद उस लिहाज से भी ली कि बार बार यहाँ पर दौरे करना, यहाँ का कैंपेन देखना, सब कुछ उन्होंने अपने कंधों पर लिया हुआ था। तो उसका एक इम्तिहान अभी बाकी है। वो भी जब दिल्ली का चुनाव होगा तो उसके साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव भी हो जाएगा। लेकिन क्या 9 में से 7 सीट हारने के बाद अखिलेश यादव के हौसले पस्त हैं? इस बार देखना होगा। इस पर ही बात करेंगे। जहां तक कुंभ का सवाल है, योगी जी कल दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। अखिलेश यादव इस पर भी एक बार तंज कर चुके हैं कि भाई न्योता दे के नहीं बुलाया जाता कुंभ में, और योगी जी तो संत हैं, साधु हैं, उनको पता होना चाहिए। अब उनका जो स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का, जिसकी ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी, वो मैं आपको बताता हूं। कुंभ पर उन्होंने बोला क्या था। लखनऊ में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और वहां उन्होंने कहा कुंभ में 3 तरीके के लोग जाते हैं। पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, दान करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। हम कुंभ में पुण्य और दान करने के लिए जाएंगे। सरकार यानी योगी और सरकार वहां पर अपने पाप धोने के लिए जाएगी। और इससे उन्होंने इतना संदेश दे दिया कि मैं कुंभ जाऊंगा लेकिन पाप धोने के लिए नहीं, दान पुण्य करने के लिए जाऊंगा। योगी मोदी जाएंगे तो ये अपने पाप कटाने के लिए जाएंगे। सर, अयोध्या मंदिर नहीं गए, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कुंभ जाएंगे। जाना ही चाहिए। मैं तो इस बात से भी सहमत हूँ जो अभी चर्चा हुई कि अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को वहाँ पर पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मौका था, सबका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश तो उनकी भूमि भी तो है ना, उनकी राजनीतिक भूमि भी है, उनकी कर्म भूमि भी है। योगी आदित्यनाथ ने कल एक इंटरव्यू में के सवाल के जवाब में ये कहा कि जितना मेरा हक है जाना, उतना उनका हक है। उनका हक है, सबका हक है, तो वो वहाँ चले जाए। कोई रोकता क्या उनको? कोई रोक सकता है? यदि वो समाजवादी पार्टी में कह रहा हूँ प्रयागराज में 10, 15, 20, 50 दरवाजे लगवा दे स्वागत के, तो योगी जी रोक सकते हैं? तो कुंभ जाने से तो कोई वोट नहीं कट जाता है ना, जैसे राम मंदिर जाने से वोट कटता है। अभी नहीं गए ना राम मंदिर, तो वोट नहीं कटना चाहिए। फिर मिल्कीपुर का नतीजा मतलब आप कह रहे हैं कि जीती जाएगी समाजवादी पार्टी। हमने चर्चा की कि राम को, कुंभ को, अध्यात्म को राजनेता अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो वोटर है ना वो उसको इस्तेमाल नहीं होने देता आपको, समझे? तो अब अखिलेश जी नहीं गए, अवधेश जी नहीं गए, तो इसका मतलब होना चाहिए कि मिल्कीपुर जीत जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को। हाँ, जीत जाना चाहिए। ऐसे तो बाकी चुनाव भी जीत जाने चाहिए थे, सब जीत जाने चाहिए। तो उसका वो तो कुंदर की हार गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने जो कही कि वो अभी जो है पस्त दिख रहे हैं अखिलेश जी। मैं कह रहा हूँ कि जो नेता 37 सीटें हार जाए और उसके बाद पस्त नहीं हो, फिर फाइटर होके 7 सीटें जीत जाए 9 में से, गजब है ना। और आप 37 सीटें जीतने के बाद 1 सीट जीतने के लिए भी अभी लग रहा है कि ये तो चली गई। फाइटर तो ये होता है। नहीं सर, लेकिन यूपी में तो 27 का माहौल बन रहा है ना अभी से। तो 27 के माहौल में फिर मिल्कीपुर हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? अभी तो मैं तो नए पोस्टर उनके देखे थे, सत्ता के क्या 27 के सत्ताधीश, 27 के सत्ताधीश अखिलेश। अच्छा, उन्हीं का वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए 27 के सत्ताधीश। तो 27 के सत्ताधीश को मिल्कीपुर तो जीतना जरूरी है ना, कहीं से तो ट्रिगर पॉइंट होगा। देखिए, कुंभ को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए और अखिलेश जी को भी उसमें आना चाहिए। बल्कि मैं सोच रहा हूं, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अब ये राजनीति ऐसी हो गई है जिसमें आप हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी समझते हैं। आज से 20 साल पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो सभी धर्म के लोगों को और हिंदू धर्म के लोगों को, अभी आप कुंभ की चर्चा कर रहे हैं, वो नेहरू जी की कुंभ में स्नान की फोटो है, तस्वीरें हैं, वो गए हैं वहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंभ के उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था दी कि वो तो वहाँ पर बहुत समय रहे भी। और जो नेता हुए, कमलापति त्रिपाठी हुए, नारायण दत्त तिवारी हुए, तमाम तरीके के। सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सोमनाथ मंदिर का। सर, मैं तो कह रहा हूँ कि ये छोड़ दीजिए, ये हो गया है, इसको छोड़ दें आप। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते 2013 में पूर्ण कुंभ कराया हुआ है ना। अखिलेश यादव कुंभ करवाया उस समय। तैयारी देखने चले जाए, हमसे क्या अलग कर दिया इस बार। 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना ही होगा मेरे हिसाब से। तो देखें फिर कभी कुंभ आए और वो मुख्यमंत्री हो तो
हम ये भी देखते हैं ना, कहीं जाते हैं कि भाई किसी व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता पर इतना फर्क है कि उस वक्त उन्होंने कुंभ का प्रभारी मंत्री आजम खान को बनाया था। आजम खान को बनाया था। और बयान भी आप देखिए ना, 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब कुंभ था, तो अखिलेश यादव का तो बयान आया था कि पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए और पुण्य अर्जित करें, हमने सारी व्यवस्थाएं करिए। राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक भव्य आयोजन करने के लिए। उनके नेता एक बड़े राम मनोहर लोहिया, सबसे बड़े समाजवादी नेता, वो रामायण मेला करते थे। अच्छा, राम मनोहर लोहिया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने दिमाग में एंटी हिंदू ब्लॉक में रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, और अखिलेश यादव को इसलिए भी जाना चाहिए सर कि अखिलेश यादव को जाके माफी मांगना चाहिए इस बार कुंभ में जाके, डुबकी लगा के आए कि जो उनके पिता के समय जो जिस तरीके से राम भक्तों पे जो गोलियां चली थी उसके लिए तो माफी मांगी नहीं है, तो कम से कम उसके लिए वो वहाँ पे डुबकी मांग ले और माफी मांग के आ जाए कि भाई जो पाप हुआ था पिता से और जो हमारी पार्टी से, तो उसके लिए मैं प्रायश्चित करने आ रहा हूँ। उसके लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं कि 2013 में मैंने आह्वान किया था मुख्यमंत्री रहते ज्ञान कि उनको कुंभ कौन देगा? दे तो रहे आप यहाँ से इंडिया टीवी से ज्ञान ले रहे हैं। 2013 में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने आह्वान किया था कि सब लोग आइए, पुण्य में यहाँ पुण्य अर्जित कीजिए। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है यहाँ पर, तो जब 13 में अब सर अच्छा अब सर जरा देखिए दोनों धुरियां कैसे चल रही हैं पॉलिटिक्स में। ये मतलब इनकी क्या धुरी है और योगी जी की। योगी जी राम मंदिर, उसके बाद महाकुंभ हो गया, सज गया, और दूसरा अभी जो कुछ चल रहा है संभल में उसको भी नहीं हमको भूलना चाहिए भाई ये। और मुझे तक संभल इतना बड़ा एपिसेंटर बन जाएगा पॉलिटिक्स का, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का, ये कौन सोच सकता था। वहां पर जिस तरीके से छोटे मंदिर मिले, उनका पुनरुद्धार किया गया। ये जो आप क्लैश की तस्वीरें देख रहे हैं, क्लैश क्यों कहूं मैं इसको, ये तो पत्थरबाजी थी एक तरफा पुलिस के साथ। वो जो हुआ था वहां पर नवंबर में जो हुआ था, जब मस्जिद के अंदर सर्वे कराया गया था, उसके बाद अब एक खबर उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ ने 1978 का जो बहुत भीषण वहाँ एक नरसंहार, उसको उनके शब्द नरसंहार हुआ था, उसमें लगभग 200 हिंदू मारे गए थे एक तरफा। जब इसी अफवाह से दंगा शुरू हुआ और उसके बाद 200 हिंदुओं का उसमें कत्ल कर दिया गया था। उसकी रिपोर्ट उन्होंने दोबारा सब मंगाई, उसको वो जीवित करना चाहते हैं कि भाई इंसाफ मिला कि नहीं मिला ये तो पता चले उस वक्त के पीड़ितों को, उनके परिवारों को। तो वो तो बिल्कुल फायर ब्रांड मोड में चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री कोई बनता है, उसका दायित्व क्या होता है? पहला, आपको किसके विरुद्ध विद्रोह करके किन मतदाताओं ने आपको मत दिया और क्यों दिया था, ये जब तक नेता नहीं समझेगा तो उसकी दृष्टि बाएं दाएं जाएगी। इस समय बीजेपी चुनाव हारती है, जीतती है, थोड़ा बहुत बाएं दाएं होता था, लेकिन इस समय जो मैं देख रहा हूं 2014 के बाद से कम 2018 से वो दृष्टि बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए जो 1978 का जो दंगा था, 1978 के दंगे में वहाँ मंजर अली नाम के एक बड़े नेता थे और जिनको कहीं अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम हुई थी और बिल्कुल एक पक्षीय दंगे थे। और उसके जो उस समय के भागे हुए लोग, उस समय अरबपति हिंदू जिसके की मील थे उस समय के हिसाब से, देखिए आज पता नहीं वो खरबपति भी हो सकते थे। वो सारे लोगों को छोड़ करके वहां से भागना पड़ा है। और साधारण स्थिति थी। 169 तो एफआईआर था, 3 पुलिस ने किया था, कोई 171 बता रहा है, 172 बता रहा है। उसमें कोई मतलब फैसला नहीं हुआ न्यायालय में, कोई किसी को कोई सजा नहीं हुई है, सब बरी हो गए। और मतलब कुछ हजार हिंदू छोड़ के चले गए, मंदिर पर कब्जे हो गए, कूपों पर कब्जा। आज न कुएं, मान लीजिए ठीक है कि कुआं हम और आप नहीं उपयोग करते हैं, लेकिन 78-80 में तो हम लोगों के गांव में पानी का मुख्य स्रोत ही कूप होते थे। और आज भी मंदिरों में पूजा के लिए जो विधान होता है, उसमें किसी मंदिर में जाते थे कुएं का पानी आज भी लोग लेते ही हैं। जिस प्रकार से बावरी निकल रही, तो ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। और हम लोगों ने मांग भी की थी, न्याय तभी होगा जब वो बंद फाइलें खुले, जिन घरों पर पलायन किए गए घरों पर ताले लटके हैं वो लटके खुले, जिन मंदिरों पर ये आजादी के बाद कब्जे हुए, पहले के तो एक अलग पक्ष है 15 अगस्त 1947 को आजाद कब्जे हुए हैं, वहां से भागना पड़ा है, उनको कब्जे से मुक्त कराए जाए। जिनको धरती के नीचे गाड़ दिया गया है उन स्थानों को वो निकाला जाए, उन सबको सजा मिले। लेकिन योगी जी की तरह अखिलेश यादव जी को भी फुल क्लैरिटी है सर। जैसे वो राम मंदिर नहीं गए आज तक, वैसे यहाँ वो खड़े हैं, वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या है, इस समय भारतीय राजनीति में 3 ट्रेंड आपको दिख रहा है। 2024 के पहले आपको जो 2022 के चुनाव तक अखिलेश यादव जी का ट्रेंड यह था कि मैं किसी से कम हिंदू हूं। अयोध्या के लिए हमने क्या किया, हमने तो अंकोर बाट से बड़ा मंदिर बनाने की घोषणा की, विष्णु मंदिर, और फिर वो करते थे।
राहुल गांधी भी उसके पहले आप देखेंगे कि 17, 18, 19 तक जो है मंदिर मंदिर जा रहे थे, जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित किया गया था। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी अपने को निष्ठावान हिंदू साबित कर रही थी और द्रमुक जैसी पार्टी ने अपने जो नास्तिक पार्टी है अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषित किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट देगी हिंदू मंदिरों को और तीर्थ यात्राएं कराएंगे। तो वो एक ट्रेंड था, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड ऐसा बदला राहुल गांधी जी की नीतियों से, जो उनके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए, कि मुस्लिम वोटों के लिए फिर लोगों ने अपने को चेंज किया। अब इस समय का 2 ट्रेंड मैं आपको बताता हूं, उस पर आपका ध्यान गया है कि नहीं गया है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में जिस ढंग से सुप्रिया सुले ने, उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की, और देवेंद्र फडणवीस की पहली बार योगी आदित्यनाथ के बाद भारत में एक शुद्ध भाजपाई संघीय हिंदुत्ववादी नेता की छवि उभरी है। उन्होंने खुलेआम वोट जिहाद के विरुद्ध वोट के धर्म युद्ध का आह्वान किया और हमला किया था, जानते हुए कि उनकी नीतियां क्या है। अगर वो प्रशंसा हो रही है तो क्या यह भारतीय राजनीति में बदलता हुआ ट्रेंड है? दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस समय एक हिंदू नेता की छवि बनाने में पूरी तरह लगे हुए हैं। सनातन सेवा समिति उन्होंने गठित कर दिया है, मंदिरों के ग्रंथियों के पुजारियों को वेतन दे रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर जोर लगा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा कराओ, और इमामों को मैं वेतन नहीं दे रहा हूं, ये उनके कार्यकर्ता जगह जगह मोहल्ले में जाके बता रहे हैं कि इमाम को थोड़े हम वेतन दे रहे हैं, उनको तो घोषणा कर दिया हमको तो मंदिरों को देना है। और जेल से निकलने के बाद वो वंदे मातरम भारत माता की जय कहते हैं। बावजूद कांग्रेस के छोड़ के बाकी INDIA के पार्टी अगर उनके साथ खड़ी हो रही है तो क्या ये नए सिरे से एक प्रभाव है? आप कह रहे हैं विपक्ष को समझ में आ गया, आ रहा है, लेकिन उहापू है, कैसे हिंदू विरोधी छवि अगर बन जाएगी तो नुकसान ही होगा। अरे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद अनेक INDA के नेताओं की समझ बनी है कि भाई इस समय अरविंद केजरीवाल की पहने बनी एक लाइन, हिंदुत्व लंबे समय तक चुनावों की मुख्य स्थापक प्रवृत्ति रहने वाली है। अगर हम बोलेंगे ये जाएगा, उसके हम चुप रहेंगे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पर, तो ये हमारे खिलाफ। आप सहमत हैं सर? देखिए 1978 संबल दंगे की योगी आदित्यनाथ फिर से फाइल खोलने वाले हैं, लेकिन 78 में तो जनता दल की सरकार थी, अटल बिहारी मंत्री केंद्र में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में भी जनता दल की सरकार थी, और जब 80 में इसकी चर्चा हुई थी तो अटल बिहारी का बयान शायद योगी आदित्यनाथ को ध्यान नहीं है, लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो पुराने घाव है उन्हें खुरदने की जरूरत नहीं है, देश को आगे बढ़ना है, 2 समाजों के बीच की जो स्थिति है उसे खोलकर हम क्या पाएंगे। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी उसका जिक्र किया था, और कम से कम 16 मिनट संभल के दंगों पर अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में बोले थे। अच्छा, तो अब शायद मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को अटल जी का भाषण याद नहीं है। मामला पहली बार इतने बड़े अटल जी ने जब 1978 में कहा था कि ये जो हुआ हमारी सरकार में, इसके लिए हमें मतलब दुख है कि केंद्र में आप कब की बात बता रहे हैं? 78 में तो जनता दल की सरकार थी ना, अटल जी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट 80 में अटल बिहारी वाजपेयी उसी ने बात जब इंदिरा गांधी की सरकार लौट कर आई थी, उसके बाद इस मामले में जब चर्चा हुई थी तो अटल जी ने कहा था कि हम केंद्र में तो हुआ, लेकिन हम पुराने मुर्दे उखाड़ के और पुराने जख्मों को उखाड़ के हम देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं, हम सबको ये सोचना होगा। तो अटल जी का बयान तो 50 साल के बाद खुल रहा है, 40 साल 50 साल। नहीं देखिए उस समय का मैं जरा इस पर, उस समय अटल क्या जी ने था 80 में कहा, संघ प्रमुख ने अभी 2024 में कहा, किसको याद है? विजय जी, उस समय जनसंघ एक पार्ट जरूर थी, लेकिन पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री का दायित्व, अगर वाजपेयी जी की रिपोर्ट, सर अगर उस वक्त दंगे के तो 2 ही साल, वाजपेयी जी तो गांधीवादी समाजवाद, सुनिए उस समय बीजेपी की स्थापना, वाजपेयी जी को ही जो खारिज सुनिए कर ना, उस समय जो बीजेपी की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य नारा था गांधीवादी समाजवाद, और उसी को तो पलटा गया 1984 के बाद। सर संघी थे कि नहीं थे? नहीं संघी थे, बस क्लियर लेकिन हो गया, उनका पूरा स्टेटमेंट नहीं मालूम मुझे कि रिपोर्ट क्या आती है। आप इस पे कमेंट से ब्रेक लेना, फिर मुझे मैं कह रहा हूँ आपने काट दिया। उस समय बीजेपी की स्थापना हुई थी और पार्टी में एकात्म मानववाद की जगह गांधीवादी समाजवाद आया था, संगठन परिवार में विरोध था। 84 की पराजय के बाद अटल वाजपेयी जी का तब का स्टेटमेंट आज रेलेवेंट नहीं है, ये तो कह लूं, हटना पड़ा। उस समय बीजेपी एक जनता पार्टी से निकली थी दूसरी। मैं कह रहा हूँ कि ये तर्क अगर चलता है 1980 का वाजपेयी जी का तर्क, वैसे तो वाजपेयी जी को मेरे ख्याल से कोई खारिज नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या स्वयं सेवक के तौर पर। लेकिन अभी तो 2024 में संघ प्रमुख ने बोला ये बात कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, समाज को साथ लेकर चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।